उम्मीद है आप लोगों का सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है। कुछ महीने पहले ही आप लोगों ने क्लास 10 पास किया और आप लोगों ने सक्सेसफुली क्लास 11 में साइंस ब्रांच में एडमिशन लिया है। नए दोस्त, नए स्कूल, उम्मीद है कि आप लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपने पढ़ाई-लिखाई को शुरू किए हैं और इसी एक्साइटमेंट के साथ चलिए चलते हैं हमारा पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का सीबीएसई बोर्ड का जो है सेट थ्योरी वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग सेट थ्योरी में आज लेक्चर 1 में क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, यानी टेबल ऑफ कंटेंट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सेट थ्योरी कहाँ से स्टार्ट हुआ, सो द ओरिजिन ऑफ सेट थ्योरी। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सेट को समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ पहले समझेंगे जिसका नाम है कलेक्शन। उसके बाद कुछ 3 छोटे-छोटे सिंपल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, वो क्या है आगे डिस्कस करते हैं। और जब हम ये चीज़ें समझ जाएँगे तब हम लोग सेट डिस्कस करेंगे कि सेट क्या है और उसके एग्ज़ाम्पल्स। उसके बाद देखेंगे कि सेट को हम लोग कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, यानी कि कैसे लिखा जाता है और उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द सेट थ्योरी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ सेट थ्योरी। तो पहले जानते हैं सेट थ्योरी के इन्वेंटर के बारे में। किस मैथमेटिशियन ने सेट थ्योरी को इन्वेंट किया? एक रशियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। वो एक दिन एक रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे थे। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च प्रॉब्लम था, तो उसे आसान बनाने के लिए उन्होंने कुछ डायग्राम्स का यूज़ किया। तो उसे ही हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसे वेन डायग्राम कहा जाता है। पर शायद उन्हें भी नहीं मालूम था कि वो जो चीज़ इन्वेंट करने जा रहे हैं वो बाद में हम सब लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब जानते हैं सेट थ्योरी के एप्लीकेशंस के बारे में। सेट थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो, जैसा कि मैंने कहा, अभी मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर बन चुका है। कुछ कुछ महीने बाद हम लोग क्लास 11 में और क्लास 12 में कुछ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स नाम के चैप्टर भी पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है। उसमें सेट थ्योरी डे टू डे बेसिस में यूज़ करता है और मैथमेटिशियंस तो सेट थ्योरी मान लीजिए एवरी आवर यूज़ करते ही हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो सेट थ्योरी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ही आसान कर देता है। आप लोग अभी क्लास 11-12 में हैं, पर कुछ साल बाद आप लोग जब बैचलर्स या मास्टर्स में रहिएगा, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा और वहाँ जो प्रॉब्लम्स आएँगे, आप लोग देखिएगा वहाँ अगर सेट कॉन्सेप्ट और वेन डायग्राम का अगर यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही ईज़िली आप वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँगे। तो इसलिए ये सेट थ्योरी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए। नेक्स्ट, जैसा कि हम लोगों ने बोला कि पहले हम लोग सेट नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग एक छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे जिसे कलेक्शन कहते हैं। ये जो वर्ड कलेक्शन है वो एक कलेक्ट से आया है। जब हम लोग चीज़ों को एक साथ बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग कलेक्शन कहते हैं। सो इन इंग्लिश अ कलेक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स दैट आर गैदर्ड टुगेदर। आप कुछ भी अगर आप कलेक्ट करें तो वो एक कलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों ने इससे पहले सुना ही होगा, बहुत सारे लोगों की हॉबी होती है कॉइन कलेक्शन, मतलब वो लोग कॉइन कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे कॉइन एक साथ अब वो लोग जब इकट्ठा कर लेते हैं तो वो क्या हो गया, कॉइन कलेक्शन। सिमिलरली बहुत लोगों की हॉबीज़ होती है बुक कलेक्शन और कुछ भी हो सकता है। अ, कुछ और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आप लोग तो डेली स्कूल या फिर ट्यूशन जाते ही होंगे, तो जब भी आप जाते हैं तो आपके पास क्या एक पेन या एक पेंसिल रहती है? नहीं, आप लोगों को बहुत लिखना पड़ता है, कभी भी इंक खत्म हो सकती है। तो हमेशा हम लोग बैग में बहुत सारे कलम्स या पेंसिल्स रखते ही हैं। तो अगर उन सारे पेंसिल्स को हम लोग जो कलेक्ट करके रख रहे हैं, उसे तो कलेक्शन ऑफ पेन या फिर कलेक्शन ऑफ पेंसिल तो कहा ही जा सकता है। दूसरा, हमारे घर में बहुत सारे फ्रूट्स रहते हैं, हमारे मम्मी-पापा रखते हैं हमारे लिए। तो वो बहुत सारे जो फ्रूट्स वो कलेक्ट करके रखते हैं एक बास्केट में अगर है, तो उसे हम लोग कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स कह सकते हैं। अनदर एग्ज़ाम्पल है, अम, मैं बचपन में बहुत ज़्यादा लूडो खेलता था। उस वक़्त तो टेक्नोलॉजी नहीं था, तो हम लोग बैठ के खेलते थे बोर्ड पे। आप लोग तो अभी शायद मोबाइल में खेलते हैं। तो लूडो में हम लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक डाइस रहता है, जिसे हम लोग छक्का कहते हैं। उसे रोल करके अगर थ्रो किया जाए, तो एक नंबर आता है बिटवीन 1 टू 6। तो ऐसे अगर हम बहुत सारे बार अगर नम वो डाइस थ्रो करें, मान लीजिए 10 बार थ्रो करते हैं, तो हमें क्या मिलेंगे? 10 नंबर्स मिलेंगे। उस 10 नंबर को अगर हम लोग इकट्ठा करके रख लें, अगर मान लीजिए हम लोगों ने किसी लिस्ट में लिख के रख दिया, तो वो जो 10 नंबर होंगे वो क्या होंगे? वो भी एक कलेक्शन होंगे। कलेक्शन ऑफ व्हाट?
collection of 10 numbers obtained by rolling a dice 10 times. अब एक इम्पॉर्टेंट नोट्स कि हम लोग जो कलेक्शन की बात कर रहे हैं, कलेक्शन क्या है? चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों को अगर कलेक्ट करके रखा गया है, तो कलेक्शन में वो चीज़ ये हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है, जो कि कलेक्शन में जो चीज़ें हैं वो डिस्टिंक्ट हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। और हम लोग जब कलेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग हो सकता है कि एक ऑर्डर में कलेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं। ठीक है, इसे और थोड़ा और डिस्कस करते हैं अगले स्लाइड में। तो हम लोग पहले 3 चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। 2 मैंने पिछले ही स्लाइड में बोला। पहला डिस्टिंक्टनेस, कुछ चीज़ें डिस्टिंक्ट कब होती है, तो चलिए जानते हैं। अगर हम लोग कहते हैं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या है? दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग है, या फिर हर एक चीज़ यूनिक है, मतलब उसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक कलेक्शन है, अगर वो उसमें चीज़ें आप लोगों ने ऐसे इकट्ठा की है कि उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? आप किसी भी तरह उसे अरेंज करें, एक ही बात है, वो कलेक्शन सेम ही रहेगा। और फाइनली वेल डिफाइंडनेस, किसी भी चीज़ को हम लोग वेल डिफाइंड तभी कहते हैं जब वो चीज़ हमारे लिए क्लियर होगा, प्रिसाइज होगा और समझने में काफ़ी आसानी होगी। दैट मीन्स ईजी टू अंडरस्टैंड। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए और अगर वो क्वेश्चन वेल डिफाइंड अगर है, तो फिर अगर वो क्वेश्चन आप जो आंसर देंगे वो किसी को भी पूछा जाए, आंसर सेम ही होगा। वो आंसर तभी वैरी करेगा अगर वो क्लियर ना हो आंसर, या फिर प्रिसाइज ना हो, या फिर समझने में काफ़ी तकलीफ हो रही हो लोगों को। तो जब हम लोगों ने ये 3 चीज़ समझ लिया, कलेक्शन में ये 3 चीज़ें ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है उनके एलिमेंट्स के लिए या फिर कलेक्शन के लिए। तो पहला जान लेते हैं, जो हम लोग ने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो एक कलेक्शन में उसके चीज़ों के लिए ऑर्डर इम्पोर्टेंट कब होगा, ये समझते हैं। तो एग्ज़ाम्पल से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कलेक्शन है। अ, अच्छा, पहला एग्ज़ाम्पल मैंने ये दिया है। तो आप लोगों का पता नहीं, मुझे जब इनवाइट किया जाता है वेडिंग सेरेमनी में, तो मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली फॉर आई लव टू ईट, दैट्स व्हाई। सो वेडिंग रिसेप्शन में क्या होता है, मान लीजिए लोगों को बैठा के खिलाया जा रहा है, तो पहले उन्हें एक मेनू कार्ड दिया जाता है। वो मेनू कार्ड में फूड मेनूस लिखा हुआ रहता है, क्या-क्या फूड हम लोगों को सर्व किया जाएगा। सो वो एक ऑर्डर में ही दिया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सलाद, तब उसके बाद पकोड़ा, उसके बाद मान लीजिए चावल, दाल, पनीर की सब्जी वगैरह वगैरह। उसके बाद फाइनली मिठाई रहता है, जैसे रसगुल्ला हो सकता है या फिर आइसक्रीम हो सकता है, एटसेट्रा। और जिस ऑर्डर में लिखा जाता है, लोगों को उसी ऑर्डर में सर्व किया जाता है। मान लीजिए अगर वो ऑर्डर में सर्व ना करे, तो फिर क्या होगा? मैं तो खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करूँगा। मान लीजिए पहले ही आपको आइसक्रीम दे दी गई, उसके बाद सलाद बीच में दिया गया, पहले ही आपको चावल दे दिया गया, आप लोगों ने जब चावल ख़त्म कर दिया तब आखिरी में पनीर दिया गया, तो वो बहुत ही हैफ़ज़र्ट हो जाएगा। तो सब कोई एक ऑर्डर में ही खाना पसंद करता है, बेसिकली इन इन द ऑर्डर ऑफ स्टार्टर, उसके बाद मेन कोर्स और उसके बाद फाइनल डिज़र्ट। तो वहाँ पर ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, आप लोग सब पढ़ने लिखने वाले छात्र-छात्री हैं, तो उम्मीद है आप लोग लाइब्रेरी जाते होंगे। तो लाइब्रेरी में क्या रहता है? लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक्स रहता है। अब आप लोगों ने देखा होगा, लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं, वो अरेंज्ड रहते हैं, एक ऑर्डर पे रहते हैं। वो ऑर्डर कुछ तरीकों से डिसाइड करते हैं लाइब्रेरियन। या तो बुक्स का नंबर दे दिया जाता है, या फिर बेस्ड ऑन ऑथर का जो फर्स्ट नेम या लास्ट नेम अल्फ़ाबेटिकली सजाया जाता है। वहाँ पर वो, अगर लाइब्रेरी में जो बुक्स है उसे, उस सारे कलेक्शन को हम लोग कलेक्शन ऑफ बुक्स बोलें, तो लाइब्रेरी के अंदर उसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है वहाँ? बुक्स है। वो उसका ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर उस ऑर्डर में नहीं रखा जाए और मैं गया लाइब्रेरी से एक बुक इश्यू करने, मुझे जो बुक चाहिए, अगर सब बुक्स ऐसे-वैसे ही रखा हुआ है, तो लाइब्रेरियन को वो बुक ढूँढने में बहुत ही मुश्किल होने वाली है और बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, वहाँ पर यहाँ ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि इंडियन हिस्ट्री में जितने भी इवेंट हुए हैं, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए, तो डेफ़िनिटली जब पहले ही बोल दिया गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो वहाँ पर ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, मान लीजिए आप लोग
पढ़ने के लिए चेयर या टेबल अमेज़न से ऑर्डर कर रहे हैं, तो डिलीवरी जब आती है तब मान लीजिए आप बड़े सा टेबल ऑर्डर कर रहे हैं, तो टेबल टेबल फुली असेंबल नहीं आती है, चेयर फुली असेंबल नहीं आती है। वो छोटे-छोटे पीसेस में आती हैं, आपको उसको घर में ही असेंबल करना पड़ेगा। तो जब वो पैकेज आता है उसके साथ एक छोटा-सा एक पर्चा भी आता होगा जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप लिखे हों। वो इंस्ट्रक्शन के ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप फॉल्टी असेंबली कर आपसे हो जाए और वो ठीक से काम ना करे जो भी आप फर्नीचर असेंबल कर रहे हैं। सिमिलरली अगर अम, आप लोग पता नहीं अभी कुकिंग स्टार्ट किए हैं कि नहीं, पर सीख लीजिए क्योंकि फ्यूचर में काम आने वाला है बहुत ही। तो कुकिंग का जो रेसिपी होता है वो जो इंस्ट्रक्शन होता है वो भी एक ऑर्डर फॉलो करता है। मान लीजिए आप पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो पहले आप क्या कीजिएगा, आप स्टोव चालू करने के बाद उसमें कढ़ाई दीजिएगा स्टोव के ऊपर, उसके बाद उसमें तेल डालिएगा, फिर प्याज भूनिएगा, उसके बाद आप मसाला वगैरह बनाइएगा, पनीर डालिएगा एटसेट्रा, एटसेट्रा। अगर आप वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपने कढ़ाई चढ़ाने के बाद प्याज डाल के उसे भून दिया बिना तेल के, उसके बाद पनीर दे दिया, मसाला डाल दिया और फाइनली आप एंड में ऑयल दे रहे हैं, तो क्या होगा? उससे वो पूरी सब्ज़ी बिगड़ जाएगी। कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। फाइनली एक और एग्ज़ाम्पल है, अगर आप लोग कभी आईपीएल देखने गए हैं आस-पड़ोस स्टेडियम में इन पर्सन, तो आप पहले टिकट खरीदते हैं, उसमें वो टिकट्स एक ऑर्डर में रहते हैं और उस टिकट के ऊपर जो टिकट नंबर लिखा रहता है बेस्ड ऑन दैट आपको बैठने की वहाँ सीट मिलती है। अगर वो टिकट्स की एक ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? लोगों को सीट ढूँढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हैपाज़र्डली वहाँ पर भाग-दौड़ मच सकती है, अगर लोगों को बैठने की जगह ना मिले। तो हम लोगों ने देखा कहाँ-कहाँ कलेक्शन में ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे कलेक्शन के एग्ज़ाम्पल जहाँ पर ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ऊपर-नीचे, इधर-उधर हुई, आगे-पीछे रही तो कुछ मैटर नहीं करेगा। तो पहला एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम लोग कलेक्शन ऑफ पेन्स जो डिस्कस किया था आपके स्कूल बैग में, तो वहाँ पर आपके पास जो कलेक्शन ऑफ बैग के अंदर जो कलेक्शन है पेन का, उसमें ऑर्डर क्या इम्पोर्टेंट है? नहीं, आप लोग बहुत ही हड़बड़ में रहते हैं, स्कूल जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं, कभी-कभी लेट हो गए, तो आप जब भी स्कूल बैग में अपना पेन रखते हैं, क्या आप ऑर्डर से रखते हैं? पहले मैं यही पेन रखूँगा, उसके बाद दूसरा वाला, उसके बाद ये वाला पेन, वो वाला पेन, या फिर निकालते वक़्त क्या आप ऑर्डर फ़ॉलो करते हैं? नहीं। आपको अगर लिखना है, अपने बैग के अंदर हाथ घुसाया, जो भी पेन बाहर आया, आप उसी से ही लिखेंगे, अगर उस कलर का ही अगर आपको पेन चाहिए तो। सिमिलरली पेन वापस बैग में डालते वक़्त। सेम मुझे याद है मैं जब छोटा था क्लास 11-12 में पढ़ता था, तब मुझे मम्मी बार-बार ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भेजती थी। तो वो मुझे बहुत सारी चीज़ें लाने भेजती थी, तो मैं ताकि भूल ना जाऊँ तो एक लिस्ट बनाता था। उसमें सारे ग्रॉसरी आइटम्स लिखता था। अब मेरी मम्मी को जो भी याद आया वो बोली, वो किसी ऑर्डर पे नहीं बोलती थी कि पहले ही आलू ही चाहिए उसके बाद प्याज। उन्हें जो भी याद आता था वो मुझे बोलती थी, मैं वो लिस्ट में लिख देता था। मैं ग्रॉसरी जब स्टोर में जाता था तो अगर मैं उसी ऑर्डर पे ग्रॉसरी वाले अंकल को बोलूँ कि आप मुझे वो सामान दीजिए, अम, वो क्या इम्पोर्टेंट है? नहीं, मैं किसी भी ऑर्डर पे बोल सकता हूँ। मेरा फाइनल गोल है कि जितने सारे सामान हैं ग्रॉसरी लिस्ट में, वो मैं लेके वापस आऊँ। सो वहाँ पर ग्रॉसरी लिस्ट में वो ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, मान लीजिए आप एक बर्थडे पार्टी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट बना रहे हैं। तो पहले ग्रुप बनाने के लिए आप उसमें फ्रेंड्स ऐड करते हैं। तो वहाँ आप जो फ्रेंड्स ऐड कर रहे हैं, उसका ऑर्डर क्या इम्पोर्टेंट है? मान लीजिए आपका दोस्त है एक देवाशीष, एक सुभाशीष, किसे आप ऐड आगे कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आपने ऐड कर दिया, अब जब मैसेज भेजिएगा, तो दोनों को ही मैसेज जाएगा। तो ये अगर कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स मान लिया जाए इन योर व्हाट्सएप ग्रुप चैट, तो ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं करता। नेक्स्ट, आपके घर में अगर एक बास्केट में फ्रूट रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी उस फ्रूट्स जो कलेक्शन ऑफ फ्रूट है उस बास्केट में, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। आपको अगर फ्रूट खाना है, आप जाके रैंडमली एक फ्रूट पिकअप करके खाइएगा। अगर बहुत सारे एप्पल रखे हुए हैं, तो आप रैंडमली कोई भी एप्पल पिकअप करके खाइएगा, या फिर रखते वक़्त भी हम लोग रैंडमली रखते हैं, ऑर्डर में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट पिज़्ज़ा। तो आप अगर किसी पिज़्ज़ा की दुकान में गए होंगे, तो वो लोग जब पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने जो
आप जब ऑर्डर देते हैं तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आप टॉपिक्स ऑर्डर नहीं देते हैं, आपको जो चाहिए आप रैंडमली दिमाग में जो भी सोचते हैं याद आया आप ऑर्डर देते हैं। और पिज़्ज़ा बनाने वाले जो अंकल हैं वो भी या फिर भैया हैं, वो ये ज़रूरी नहीं कि उसी ऑर्डर में वो टॉपिंग्स उसमें डाले पिज़्ज़ा में। अगर ये टॉपिंग पहले डाला, मान लीजिए प्याज पहले डाला, शिमला मिर्च बाद में डाला, पनीर उसके बाद में डाला, या फिर पनीर पहले डाल दिया वगैरह वगैरह, अगर ऑर्डर फॉलो ना करे तो फिर भी ओवन में पिज़्ज़ा पकाने के बाद टेस्ट तो सेम ही होगा। अच्छा, तो हम लोग ने अब समझ लिया है कि कलेक्शन में ऑर्डर कब इम्पोर्टेंट होता है और कब नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कलेक्शन में जब उसके एलिमेंट्स या चीज़ें वो डिस्टिंक्ट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, हम लोगों ने पढ़ा है। पर देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जहाँ कलेक्शन में उसके एलिमेंट्स या चीज़ें डिस्टिंक्ट होती है। तो पहले हम लोग ने डिस्कस किया कि डिस्टिंक्ट मीन्स ऑकरिंग ओनली वंस, दैट मीन्स इट डजंट द एलिमेंट्स डजंट रिपीट इटसेल्फ। और कुछ कलेक्शन में तो वो तो चाहिए ही चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख लें, एक एग्जांपल लेते हैं, आपके क्लास में जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, अगर सारे स्टूडेंट्स को एक इकट्ठा करके कहीं इकट्ठा किया जाए तो जो कलेक्शन स्टार्ट तैयार होगा, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, उस कलेक्शन में एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स है द स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से अलग हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो कलेक्शन के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट, अगर हम लोग खेलते हैं सॉकर, बास्केटबॉल या क्रिकेट, तो अगर आप ऑफिशियली खेलने जा रहे हैं किसी और स्कूल्स के साथ या फिर स्टेट लेवल या फिर कुछ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो आप लोगों को एक जर्सी दिया जाता है, गंजी। तो उस जर्सी के पीछे नंबर लिखा रहता है। तो एक टीम के हर जर्सी में लेकिन अलग नंबर लिखा हुआ रहता है। तो अगर हम लोग एक कलेक्शन कंसिडर करें, कलेक्शन ऑफ जर्सीज इन अ पर्टिकुलर गेम, मे बी इट्स अ क्रिकेट गेम, देन those jersey numbers are actually distinct. That means the elements in the collection of jerseys are distinct. और एक एग्जांपल है जीमेल एड्रेसेस ऑफ द पीपल। हर आदमी का जीमेल एड्रेस अलग होता है। तो अगर हम लोग कलेक्शन ऑफ जीमेल एड्रेसेस को कंसिडर करें तो उसमें जो हर एलिमेंट होगा, मतलब ईच इंडिविजुअल जीमेल एड्रेस, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, फ़ोन नंबर। हर आदमी का फ़ोन नंबर एक दूसरे से अलग होता है। और फाइनली एक और एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, जीमेल एड्रेस फ़ोन नंबर की तरह बैंक अकाउंट इन अ पर्टिकुलर बैंक, सारे लोगों का बैंक अकाउंट नंबर अलग होता है। और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं किसी भी क्रिकेट टीम में, क्रिकेट लीग के लिए जो प्लेयर सिलेक्टेड होते हैं, वहाँ हर प्लेयर यूनिक होता है, राइट? एक टीम में एक ही प्लेयर 2 बार तो नहीं खेल सकता। एक और एग्जांपल है, अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं या सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ जो हाउस नंबर्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ऑल आर यूनिक। और फाइनली थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने कुकिंग के बारे में डिस्कस किया था कि इंग्रेडिएंट्स इन रेसिपी आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और डिस्टिंक्ट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि व्हेन आइटम्स इन अ कलेक्शन आर डिस्टिंक्ट। तो अब देखते हैं एक कलेक्शन में आइटम्स डिस्टिंक्ट नहीं भी हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि सम कलेक्शंस में रिक्वायर एलिमेंट्स टू बी रिपीटेड। फॉर एग्जांपल, let us consider collection of fruits a street vendor is selling। तो आप लोग अगर मार्केट गए होंगे तो जो जो अंकल फल बेचते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे-छोटे बास्केट में अलग-अलग फल रहते हैं। तो एक एक बास्केट अगर एप्पल का है तो उसमें बहुत सारे एप्पल है, एक बास्केट अगर ऑरेंजेस का है, बहुत सारे ऑरेंजेस है और बहुत सारे फल हैं। तो वो क्या एक एक एप्पल ही बेचते हैं या एक ऑरेंज ही बेचते हैं? नहीं। जैसा कि मैंने बोला, एक बास्केट में बहुत सारे एप्पल, बहुत सारे ऑरेंजेस हो सकते हैं। दैट मीन्स उनके पास जो फ्रूट का कलेक्शन है, उसमें जो एलिमेंट्स है, जो कि एप्पल, ऑरेंज या फिर बनाना कुछ भी हो सकता है, वो ही हैज़ मोर देन वन कॉपी और बहुत सारे हैं, राइट? सो देयर द एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल इज़, अगर आप एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट किस चीज़ की? आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के नाम। तो स्टूडेंट्स तो यूनिक है, पर उनके नाम रिपीट हो भी सकता है। जैसा कि मेरे स्कूल में था, मेरे 2 दोस्त थे, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम
दोनों ही सेम था। तो 2 स्टूडेंट्स माइट कोइंसिडेंटली हैव सेम नेम। नेक्स्ट, सेम लाइब्रेरी का एग्जांपल। अगर आप लोग लाइब्रेरी गए तो लाइब्रेरी में जनरली सारे बुक्स का मल्टीपल कॉपीज रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जाएंगे। अगर एक ही कॉपी दिया रखा जाए अगर लाइब्रेरी में, तो एक स्टूडेंट ही एक्सेस कर पाएगा उस बुक्स को। तो वहाँ पर मल्टीपल कॉपीज रखी जाती है। सो वहाँ वो डिस्टिंक्ट नहीं है आइटम्स इन दैट बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स। नेक्स्ट, अगर आप किसी बाइसाइकिल दुकान में बाइसाइकिल खरीदने गए, तो वो जो वेंडर है वो भी बहुत सारे एक ही मॉडल के बहुत सारे बाइसाइकिल रखते हैं। तो वो सारे जो कलेक्शन है वहाँ पर चीज़ें डिस्टिंक्ट नहीं भी हो सकती हैं। अब जो फाइनल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। एक है ऑर्डर, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा डिस्टिंक्टनेस, और फाइनली तीसरा वेल डिफाइंडनेस। तो देखते हैं, जो कि हम लोगों ने बोला पहले ही डिस्कस किया है थोड़ा, कि समथिंग बीइंग वेल डिफाइंड मीन्स इट इज़ क्लियर, प्रिसाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो अगर एक कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो फिर उसके 3 प्रॉपर्टीज रहेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या, क्लियर मेंबरशिप। उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो उसका मेंबर है या नहीं, वो क्लियरली कोई भी कह पाएगा। दूसरा, प्रिसाइज। वो कलेक्शन के आइटम्स का जो भी प्रॉपर्टी है वो बहुत ही प्रिसाइज रहेगा। वो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में कैसे। और फाइनली वो जो आइटम्स है वो अनएम्बिगुअस रहेंगे। मतलब अगर किसी को पूछा जाए तो उसके दिमाग में ऐसा नहीं आएगा, अगर किसी को कलेक्शन तैयार करने बोला जाए तो उसके दिमाग में ये नहीं आएगा ये आइटम डालूँ या फिर ये डालूँ, मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा उसके दिमाग में ना चले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को भी अगर पूछा जाए कि CBSE क्लास 11 में कौन सा सब्जेक्ट है, तो सारे लोगों का आंसर सेम ही होगा अगर वो लोग जानते हैं तो इसे वेल डिफाइंड कलेक्शन कहा जाएगा। Why it is well defined? Because there is no ambiguity. Every student knows exactly which subjects are included in class 11 in the branch of science. Next, collection of cricket teams playing in IPL 2008. अगर आप लोगों ने 2008 का IPL देखा है या फिर जितने लोगों ने भी देखा होगा, उन्हें अगर पूछा जाए कि उसमें कौन कौन सी क्रिकेट टीम खेल रही थी, तो सारे लोगों का आंसर सेम ही होगा। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही प्रिसाइजली बोल दिया है कि वो 2008 का ही होना चाहिए, IPL क्रिकेट लीग का ही होना चाहिए, और वो क्रिकेट टीम ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसे वेल डिफाइंड बना रही है। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो सभी को ही पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। किसी का आंसर इससे अलग नहीं होगा। हाँ, ऑर्डर अलग हो सकता है। सो ये भी वेल डिफाइंड है। सिमिलरली, डेज इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे अप टू संडे। तो हम लोगों ने देखा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखे कलेक्शन के जो कि जहाँ कलेक्शन वेल डिफाइंड था। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। सो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी इज सब्जेक्टिव मेंबरशिप। हमने वेल डिफाइंड कलेक्शन में क्या पढ़ा था कि वहाँ पर क्लियर मेंबरशिप होगा। मतलब हमें पता है कि सारे कि कौन से एलिमेंट्स उसके मेंबर्स होंगे या नहीं। लेकिन फॉर नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन मेंबरशिप सब्जेक्टिव होगा। मतलब अगर किसी को किसी कलेक्शन के बारे में पूछा जाए तो कलेक्शंस के आइटम लोग अपने हिसाब से देंगे। किसी पर्टिकुलर लोग को पूछा जाए तो वो कुछ आंसर देंगे, किसी और ग्रुप ऑफ लोगों को पूछा जाए तो कुछ और आंसर देंगे। वहाँ कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं रहेगा जिससे एम्बिग्विटी क्रिएट हो सकती है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आप ले लीजिए। अगर किसी को बोला जाए कि टेल मी द नेम्स ऑफ डिलीशियस इंडियन स्वीट्स, तो वो डिपेंड करेगा कि वो पर्सन को कौन सी मिठाई पसंद है। सारे लोगों को अलग अलग मिठाई पसंद होती है। मुझे मलाई चमचम पसंद हो सकती है, किसी को गुलाब जामुन, किसी को रसगुल्ला, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सारे लोगों का आंसर अलग होगा। तो बिकॉज टेस्ट इज सब्जेक्टिव, सो द एलिमेंट्स इन दिस कलेक्शन will have subjective membership. Similarly, अगर आप लोगों को अलग अलग लोगों को पूछा जाए कि tell me the names of beautiful places in India, so again just like
डिलीशियस इंडियन स्वीट्स, दे विल हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट प्लेसेस। तो उन अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज, अलग अलग जगह सुंदर लगती हैं, तो वो अपने हिसाब से सुंदर जगह का नाम बोलेंगे। सो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर किसी को कलेक्शन एक कहा जाए कि वर्ल्ड के 3 बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन लिखो, तो सारे लोगों का अलग अलग लोगों का आंसर अलग होगा, सारे लोगों के फेवरेट बैट्समैन अलग हैं इसीलिए। सो यहाँ पर्सनल बायसनेस काफ़ी आएगी। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि आपके स्कूल में कौन कौन से स्टूडेंट्स टॉल हैं, लंबे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रिसाइज क्राइटेरिया नहीं दिया गया। तो तो कौन कौन से लोगों के नाम बोलेंगे, ये इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया। अगर कोई स्टूडेंट लंबा है तो कैसे उसे लंबा कहेंगे, वो उसकी हाइट किस किस पर्टिकुलर नंबर से अगर ज़्यादा होगी तो उसे लंबा कहा जाएगा। वो 5 फुट 5 इंच हो सकता है, 5 फुट 6 इंच हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी क्लियर क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी ये कलेक्शन तैयार करने में या लिस्ट तैयार करने में।